हेलो फ्रेंड्स, आई एम शिवांश मिश्रा, फर्स्ट ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट जीएमसी मेरठ। वीडियो में हम लोग बात करेंगे बायोटेक्नोलॉजी के पार्ट 2 एप्लीकेशन वाले पार्ट पर। ठीक है, तो शुरुआत में पहले ही पेज पे लिखा हुआ है, इसके बहुत सारे यूजेस हैं, जैसे कि थेरेपेटिक्स में, डायग्नोस्टिक में, जीएमओ क्रॉप्स बनाने में, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स बनाने में, ठीक है, और प्रोसेस्ड फूड, बायो रेमेडिएशन, वेस्ट ट्रीटमेंट, एनर्जी प्रोडक्शन, ये सब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दिए हुए हैं कि इसके एप्लीकेशन हैं बायोटेक्नोलॉजी के। ठीक है, तो ये सब डिस्कस करना हम लोग को इंपॉर्टेंट लाइन। शुरुआत में एनसीईआरटी के लिखा हुआ है कि इसके 3 क्रिटिकल रिसर्च एरिया है बायोटेक्नोलॉजी के। ठीक है, पहला दिया है प्रोवाइडिंग द बेस्ट कैटलिस्ट, ठीक है, कैटलिस्ट बेस्ट कैटलिस्ट प्रोवाइड करना। दूसरा दिया हुआ है क्रिएटिंग ऑप्टिमल कंडीशन थ्रू इंजीनियरिंग फॉर अ कैटलिस्ट टू एक्ट। तीसरा दिया हुआ है डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग। ठीक है, तो ये 3 क्रिटिकल रिसर्च एरिया है बायोटेक्नोलॉजी के। ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन याद रहेगा तो अच्छी बात है। और अगले ही पॉइंट, अगला जो पेज है उसमें ग्रीन रेवोल्यूशन की बात की है। इसका हम लोग जानते हैं कि ग्रीन रेवोल्यूशन आया था 20th सेंचुरी में। सो उससे बहुत सारी हेल्प मिली थी हम लोग को, मतलब कि क्रॉप्स को बढ़ाने में, उसकी प्रोडक्शन बढ़ाने में। तो इसने ग्रीन रेवोल्यूशन है, एनसीईआरटी की लाइन है, ग्रीन रेवोल्यूशन सक्सीडेड इन ट्रिपलिंग द फूड सप्लाई। ठीक है, लेकिन इसके बावजूद भी फ्रूट की कमी हो रही थी। तो ये पहली इंपॉर्टेंट लाइन हो गई इस पेज से, ट्रिपल किया था ग्रीन रेवोल्यूशन ने फूड सप्लाई को। ठीक है, दूसरा इसमें दिया हुआ है कि इंक्रीज्ड ईल्ड। सेकेंड इंपॉर्टेंट लाइन क्या एनसीईआरटी की कि जो हम लोग का इंक्रीज इन ईल्ड हुआ था ना, वो पार्टली हुआ था क्रॉप वैरायटी के इंप्रूव वर्जन लाने से, और मेनली किस वजह से हुआ था, बेटर मैनेजमेंट की वजह से हुआ था, और दूसरा क्या, एग्रोकेमिकल्स के यूज़ की वजह से हुआ था। तो ये दो की वजह से मेनली इंक्रीज इन ईल्ड हुआ था, ना कि क्रॉप वैरायटी का जो इंप्रूव वर्जन से पार्टली इंक्रीज हुआ था इन ईल्ड में, ना कि मेनली किसकी वजह से हुआ था, एग्रोकेमिकल्स के यूज़ से और बेटर मैनेजमेंट प्रैक्टिस से। ठीक है, एग्रोकेमिकल्स मतलब कि पेस्टिसाइड्स और फर्टिलाइजर्स की बात हो रही है यहाँ पे। ठीक है, ये होगी इसकी सेकंड इंपॉर्टेंट लाइन। इसी पेज में इसकी अगली इंपॉर्टेंट लाइन है जीएमओ से रिलेटेड, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म से रिलेटेड, कि ये क्यों लाया गया था, इनका पर्पस क्या था लाने का। तो इन्हीं पॉइंट्स में 5 पॉइंट दिए हुए हैं। उसमें से एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट, जो कि नीट में आ भी चुका 2-3 बार। सो मैं सारे पॉइंट्स पढ़ूंगा, और इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि मेड ये इसका मतलब क्या था, मॉडिफिकेशन किस चीज़ की गई थी, जेनेटिक मॉडिफिकेशन, मेड क्रॉप्स मोर टॉलरेंट टू एबैटिक स्ट्रेस, मतलब कि जो भी इन्वायरमेंटल स्ट्रेसेस होते हैं, जो भी कैलेमिटी आती है, उससे इसको टॉलरेंट बनाना, और टॉलरेंट बनाना। तो ये इसलिए हुआ था। रिड्यूस डिपेंडेंट रिलायंस, रिलायंस मतलब डिपेंडेंट ऑन केमिकल पेस्टिसाइड्स का ज़्यादा यूज़ हो रहा था, तो उससे उस पर कम रिलायंस होने के लिए हम लोग जीएमओ बनाए थे, ताकि उस पर पेस्टिसाइड्स ज़्यादा ना डालें, फर्टिलाइजर ज़्यादा ना डालें। और हेल्प टू रिड्यूस पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस, इसका मेन एग्जांपल एक है फ्लेवर सेवर टोमेटो। मतलब जब हम लोग का हार्वेस्ट कर लेते हैं हम लोग भी कोई फ्रूट, तो वो बाद में जल्दी पक जाता है, तो उसको पकने से बचाने के लिए हमने फ्लेवर सेवर टोमेटो बनाया था। एक इसका एग्जांपल यही है। ठीक है, चौथा इंपॉर्टेंट है इसका कि इंक्रीज एफिशिएंसी ऑफ मिनरल यूजेज बाय प्लांट्स, मतलब ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मतलब जितना ज़रूरत है उसको मिनरल की, उतना वो सॉइल से प्लांट एक्सट्रैक्ट करे और उतना यूज़ करे मिनरल को। पांचवा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सबसे इंपॉर्टेंट है, एनहांस न्यूट्रिशनल वैल्यू ऑफ फूड। एग्जांपल है गोल्डन राइस, जो कि विटामिन ए रिच्ड होता है। ठीक है, गोल्डन क्यों बोलते हैं, येलो कलर का होता है। येलो कलर का क्यों होता है, बिकॉज विटामिन ए में बीटा कैरोटीन होता है, जो कि येलो कलर का पाया जाता है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको स्टार मार्क कर लेना, ये आ सकता है नीट में। ठीक है, अगला जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इसमें जीएम हैज़ बीन यूज टू क्रिएट टेलर मेड प्लान टू सप्लाई ऑल्टरनेटिव रिसोर्सेज टू इंडस्ट्रीज इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च, फ्यूल्स एंड फार्मास्यूटिकल्स। ठीक है, तो ये टेलर मेड मतलब क्या होता है कि एक स्पेसिफिक फंक्शन के लिए उसको बनाया गया। ठीक है ना, जैसे कि उसमें उसको आयरन रिच करना है, तो आयरन रिच बनाया, उसमें और कुछ आयरन रिच ही है वो प्लांट। ठीक है, टेलर मतलब कि पर्पसली उसी लिए बनाया गया है जिसकी हमें ज़रूरत है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगला बहुत इंपॉर्टेंट, स्टार मार्क कर लेना, जीएम हैज़ बीन यूज टू क्रिएट टेलर मेड। ठीक है, अब अगले पॉइंट में बीटी कॉटन के बारे में बताया गया, बैसिलस थ्यूरिनजेंसिस। ठीक है, अब इसमें दिया हुआ है कि कुछ सम स्ट्रेन्स ऑफ बैसिलस थ्यूरिनजेंसिस प्रोड्यूस प्रोटीन दैट किल सर्टेन इंसेक्ट्स। ठीक है, बीटी कॉटन बनाया गया था हम लोग को कुछ इंसेक्ट्स को मारने के लिए, तो स्पेसिफिक ऑर्डर्स दिए हुए हैं यहाँ पे। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, फ्रीक्वेंटली एमसीक्यूज में पूछा जाता है। ठीक है, तो लेपिडोप्टेरेंस, डिप्टेरेंस और कोलेप्टेरेंस। ठीक है, ये 3 ग्रुप हैं, इनके एग्जांपल्स याद रखना बहुत जरूरी है। तो लेपिडोप्टेरेंस का दिया टोबैको वर्म, बड वर्म एंड आर्मी वर्म। ठीक है, कोलेप्टेरेंस का बीटल्स एंड डिप्टेरेंस का फ्लाइज एंड मॉस्किटोज। इतना बस आराम से ध्यान रखो कि कोलेप्टेरेंस में सिर्फ एक आता है, बाकी में 2 आता है। तो कोलेप्टेरेंस में क्या है, बीटल्स, और बार इसको पढ़ोगे तभी याद होगा, इसकी कोई ट्रिक तो है नहीं। मतलब कोलेप्टेरेंस बीटल्स, डिप्टेरेंस फ्लाइज एंड मॉस्किटो। डिप्टेरा एक इंसेक्ट का ऑर्डर आता है, उससे इंसेक्ट से याद आएगा फ्लाइज एंड मॉस्किटो। ठीक है, बाकी बचा लेपिडोप्टेरेंस, ये आपको रटना ही पड़ेगा, बार पढ़ोगे तभी याद होगा। ठीक है, टोबैको, बड वर्म एंड आर्मी वर्म याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, फ्रीक्वेंटली एमसीक्यूज में पूछा ही जाता है। ठीक है, अगला जो है कि एक, तो इसी में बीटी कॉटन नहीं है कि जो बीटी कॉटन होता है ना, उसमें जो बैसिलस थ्यूरिनजेंसिस होता है, इंसेक्टिसाइडल टॉक्सिन निकलता है। तो इसमें क्वेश्चन के फॉर्म में दिया कि वो बैसिलस को क्यों नहीं मार देता वो टॉक्सिन। उसका आंसर सिंपल सा है कि वो जो टॉक्सिन होता है वो प्रोटोटॉक्सिन के फॉर्म में रहता है। प्रोटो मतलब इनएक्टिव फॉर्म में। ठीक है, तो इनएक्टिव फॉर्म में रहता है, जब वो गट के अंदर जाता है ना इंसेक्ट के, तब वो एक्टिव हो जाता है, एल्कलाइन पीएच में वो एक्टिव हो जाता है। मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट, एल्कलाइन पीएच में वो एक्टिव हो जाता है। तो यही दिया हुआ है आगे, द एक्टिवेटेड टॉक्सिन बाइंड्स टू द सर्फेस ऑफ मिडगट एपिथेलियल सेल्स। इंपॉर्टेंट, कहाँ बाइंड होता है, सरफेस ऑफ मिडगट एपिथेलियल सेल्स, क्रिएट पोर्स दैट कॉज स्वेलिंग एंड लाइसिस एंड इवेंचुअली कॉज डेथ ऑफ द इंसेक्ट्स। ठीक है, तो याद रखना है प्रोटोटॉक्सिन के फॉर्म में रहता है, जैसे इंसेक्ट के मिडगट में जाता है, मिडगट में याद रखना, मिडगट, वैसे ही वो टॉक्सिन बन जाता है और पोर्स क्रिएट कर देता है सेल्स में, जिसकी वजह से सेल की डेथ हो जाती है, मतलब इंसेक्ट की डेथ हो जाती है। ठीक है, तो ये हो गया एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट। पेज पे ना क्राई प्रोटीन्स के बारे में दिया हुआ है, जो कि कंट्रोलेबल मेजर की तरह काम करते हैं। तो इसमें कन्फ्यूजन होता है कि 1AB कहाँ होगा, 2AB कहाँ होगा, क्योंकि इसमें कॉटन बॉलवर्म और कॉर्न बोरर के बारे में दिया हुआ है। तो एक बात याद रखना, AB हमेशा 1 और 2 वाला हमेशा कभी भी एक साथ नहीं होंगे। ठीक है ना, तो जो 2AB वाला होगा ना, वो 2AB हमेशा कॉटन बॉलवर्म के साथ होगा। क्यों, कॉटन बॉलवर्म और कॉर्न बोरर में बड़ा स्पेलिंग किसका है, कॉटन बॉलवर्म का। ठीक है, तो कॉटन बॉलवर्म का बड़ा स्पेलिंग है, 2 भी बड़ा नंबर होता है 1 से, तो 2 वाला हमेशा
कॉटन कॉटन बॉलवर्म के साथ रहेगा और 1 वाला कॉर्न बोरर के साथ रहेगा। बस एक सिंपल सी बात याद रखो, AB वाला 1 और 2 एक साथ नहीं रहेंगे, तो 2 वाला किसके साथ रहेगा, बड़ी स्पेलिंग के साथ, तो 2AB और 1AC कॉटन बॉलवर्म, जो बचा कॉर्न बोरर। ओके, अगला है पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट के बारे में दिया हुआ है। इसमें मेलोडिगाइना इनकॉग्निटा एक नेमेटोड होता है जो कि किसको इन्फेक्ट करता है, रूट्स ऑफ टोबैको प्लांट्स। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखियो, ठीक है। अब ये इसको प्रिवेंट करने के लिए क्या होता है, इसको प्रिवेंट करने के लिए एक टेक्निक होती है RNA टेक्निक, मतलब RNA इंटरफेरेंस टेक्निक, जो कि हर एक यूकैरियोट में पाया जाता है एज अ सेलुलर डिफेंस। ये अलग से हम लोग कुछ नहीं करते हैं, ये पहले से प्रेजेंट होता है यूकैरियोट्स में, सारे यूकैरियोट्स में। अब ये होता कैसे, इसमें होता है ना साइलेंसिंग ऑफ mRNA। जो नेमेटोड होता है ना, उसमें जो mRNA बनता है उसको साइलेंस किया जाता है, कैसे, बाय डबल स्टैंडर्ड RNA, कॉम्प्लीमेंट्री डबल स्टैंडर्ड RNA, दैट इज DSRNA के ना नेचुरली अकरिंग 2 सोर्स बताए हुए हैं कि कभी इन्फेक्शन हो गया बाय वायरस हैविंग RNA जीनोम जिस वायरस जो होते हैं उनका इन्फेक्शन हो गया तो ये बन जाएगा। दूसरा मोबाइल जेनेटिक एलिमेंट्स, ट्रांसपोजॉन्स इसको कहते हैं, इनको जंपिंग जीन्स भी कहते हैं। तो ये नेचुरल सोर्स बताए हैं कहाँ से आ सकते हैं। आर्टिफिशियली कैसे करना होगा, देखो एग्रोबैक्टीरियम 2 इन्फेक्शन से एक वेक्टर होता है, ठीक है, जिसको होस्ट में डालते हैं। तो वाया अब होस्ट में हम लोग नेमेटोड स्पेसिफिक जीन्स डालते हैं वेक्टर के थ्रू, और इसमें क्या होता है ना कि वो जो तुम्हारे जो जीन्स होते हैं वो DNA पे होते हैं। DNA पे 2 स्ट्रैंड होते हैं, एक होता है सेंस और एक होता है एंटी सेंस। तो दोनों ही सेंस एंटी सेंस से ना RNA बन जाते हैं, एक एंटी सेंस RNA बन जाता है और एक सेंस RNA बन जाता है, और दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं। तो दोनों ही कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं, दोनों RNA बन गए, तो ये बन जाता है डबल स्टैंडर्ड RNA, कॉम्प्लीमेंट्री RNA, जो क्या कर देता है mRNA को साइलेंस कर देता है नेमेटोड के इन्फेक्शन में। नेमेटोड आएगा अंदर प्लांट में घुसा तो उसके mRNA को कौन साइलेंस कर देगा, DSRNA, जो कि हम लोगों ने इंट्रोड्यूस करवाया होस्ट प्लांट में। इसकी वजह से होस्ट प्लांट बच जाएगा, क्यों, क्योंकि नेमेटोड सर्वाइव ही नहीं कर पाएगा बिकॉज mRNA उसका साइलेंस हो गया। तो ऐसे बनता है हमारा RNAi इंटरफेरेंस, ऐसे ये प्रोसेस चलती है, ठीक है। अगले पेज में बायोटेक्नोलॉजी का मेडिसिन में क्या रोल हुआ है अभी तक, तो इसमें ये बताया गया कि 30 थेरापेटिकल्स मेडिसिन अभी तक बनी है रिकॉम्बिनेंट वाली। इसमें से 12 जो है ना वो इंडिया में प्रेजेंट है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट, 30 एंड 12 कहाँ है, इंडिया में, और 30 कहाँ पर है, पूरे वर्ल्ड में, ठीक है ना, थेरापेटिक रिकॉम्बिनेंट मेडिसिन। ओके, अगले ही पार्ट में ना इंसुलिन के बारे में दिया हुआ कि इंसुलिन कैसे प्रिपेयर करते हैं, स्लॉटर करके पिग्स को। तो अभी ऐसा नहीं करते हैं, अभी ना इंसुलिन को हम लोग रिकॉम्बिनेंट तरीके से तैयार करते हैं। तो इंसुलिन के मेन पॉइंट बता रहा हूँ मैं। A और B 2 चेन्स होती हैं मैच्योर इंसुलिन में, ठीक है, जो कि किससे कनेक्ट होती है, डाइसल्फाइड लिंकेज से। जो प्रो इंसुलिन होता है मतलब कि इमैच्योर इंसुलिन में C पेप्टाइड प्रेजेंट होगा, ठीक है ना। अब इली लिली कंपनी थी एक अमेरिकन कंपनी, इली लिली याद रखना, इली लिली कंपनी याद रखना है, और इस्टेब्लिशमेंट 1983 में ये इंसुलिन बनाया गया था पहली बार, ठीक है ना, ये रिकॉम्बिनेंट इंसुलिन। तो इनका मेन जो चैलेंज था ना वो इस इंसुलिन को मैच्योर फॉर्म में बनाना इज वॉज द मेन चैलेंज। तो इसमें लिखा भी हुआ है, द मेन चैलेंज फॉर प्रोडक्शन ऑफ इंसुलिन यूजिंग RDNA टेक्निक्स वॉज गेटिंग इंसुलिन असेंबल्ड इनटू द मैच्योर फॉर्म। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। तो 1983 में इली लिली कंपनी ने पहली बार ये करा, ठीक है ना। क्या किया इन्होंने, तो C पेप्टाइड को हटा दोगे तो ये बन जाएगा तुम्हारा मैच्योर फॉर्म। तो हम लोग को सिंपली क्या करना है, C पेप्टाइड को प्रो इंसुलिन से हटा देना है, तो प्रो इंसुलिन मैच्योर इंसुलिन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो उन्होंने क्या किया, अलग अलग A और B चेन्स की इंसुलिन की प्रिपेयर किया और उसको डाइसल्फाइड लिंकेज से जोड़ दिया, बन गया तुम्हारा मैच्योर इंसुलिन, खत्म। जीन थेरेपी के बारे में बताया गया अगले पार्ट की बात कर रहे हैं हम लोग कि जीन थेरेपी पहले किसको दी गई थी, 4 ईयर ओल्ड गर्ल को, और कब दी गई थी, 1990। दोनों चीज़ इंपॉर्टेंट है, ठीक है। किस लिए दी गई थी, ADA डेफिशिएंसी की वजह से, एडिनोसिन डीएमिनेज, जो कि इम्यूनिटी को मेंटेन करने का बहुत इंपॉर्टेंट एंजाइम है, ठीक है ना। अब इसको ट्रीट करने के 2 तरीके हैं, एक तो हमारा बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन, दूसरा ADA जो तुम्हारा जीन है उससे जो एंजाइम निकलता है, एंजाइम रिप्लेस करना हर रेगुलर इंटरवल पे। तो ये दोनों ही ना परमानेंट ट्रीटमेंट नहीं है, टेम्पररी ट्रीटमेंट है। परमानेंट ट्रीटमेंट क्या होता है कि एम्ब्रियोनिक लेवल पे वो जीन को इंट्रोड्यूस करवा देना जिससे कि वो बनता रहे लाइफ टाइम के लिए, लेकिन ये बहुत कम लोगों को पता था शुरुआत की स्टेज में। तो ये करते कैसे हैं ट्रीटमेंट, एंजाइम ADA वाला बाय रेट्रोवायरल वेक्टर के थ्रू करते हैं, ठीक है ना। तो ये इंपॉर्टेंट है इस पैराग्राफ से। अगला दिया हुआ है मॉलिकुलर डायग्नोसिस के बारे में। इसमें जो कन्वेंशनल मेथड होते हैं, सीरम या यूरिन एनालिसिस, ये जनरली जो होता है ना ये अर्ली डिटेक्शन के लिए काम नहीं होता है। अर्ली डिटेक्शन के लिए क्या यूज़ होता है, PCR, ELISA एंड रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्निक्स। इसमें से भी PCR जो होता है ना वो HIV, एड्स, कैंसर को डिटेक्ट करने में या फिर जेनेटिक डिसऑर्डर को डिटेक्ट करने में यूज़ होता है, ठीक है ना। PCR के लिए 2 इंपॉर्टेंट लाइन दी हुई है इसमें कि PCR रूटीनली यूज़ होता है किसके लिए, HIV को डिटेक्ट करने के लिए, और पावरफुल टेक्निक है टू डिटेक्ट जेनेटिक डिसऑर्डर्स। 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना। अगला कि हम लोग का ऑटो रेडियोग्राफी टेक्निक होती है, जिसको जो एक और टेक्निक है जिसको हम लोग यूज़ करते हैं डिसऑर्डर्स को डिटेक्ट करने में। और अगला दिया हुआ है ELISA, एंजाइम लिंक इम्यूनोसॉर्बेंट, ऐसे जो कि प्रिंसिपल बेस होता है एंटीजन एंटीबॉडी के इंटरेक्शन पे। अगर पैथोजन गया होगा तो उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी बनेंगे, एंटीबॉडी एंटीजन रिएक्शन होगा। अगर ये ऐसा हो रहा है तो ELISA इसी पे बेस्ड होता है, ठीक है, ऐसे डिटेक्ट करता है पैथोजन की एंट्री को, ठीक है। तो अगला दिया हुआ है ना ट्रांसजेनिक एनिमल्स के बारे में। ट्रांसजेनिक एनिमल्स मतलब कि एक नॉर्मल एनिमल था, उसके DNA को मैनिपुलेट किया, उसमें कुछ चेंजेस किए और उसको ट्रांसजेनिक बना दिया, ठीक है। तो अब ट्रांसजेनिक एनिमल में एक इंपॉर्टेंट लाइन आ रही थी कि 95% ऑफ द ट्रांसजेनिक एनिमल्स आर माइस, चूहे होते हैं। 95% ट्रांसजेनिक एनिमल्स माइस। अभी क्यों कर रहे हैं हम लोग ऐसा, इन लोग को बनाने का मतलब सिग्निफिकेंस क्या है ट्रांसजेनिक एनिमल बनाने का, तो उसके सिग्निफिकेंस ये हैं टोटल 5। पहला है नॉर्मल फिजियोलॉजी एंड डेवलपमेंट को समझने के लिए, अंदर क्या चल रहा है, कैसे डेवलपमेंट हो रहा है चीज़ों का, कैसे फिजियोलॉजी अंदर क्या चल रही है, फिजियोलॉजी मतलब कि अंदर की चीज़ें क्या चल रही हैं, कैसे चल रही हैं, ठीक है ना। इसको समझने के लिए हम लोग पहला ट्रांसजेनिक एनिमल बनाते हैं। दूसरा है स्टडी ऑफ डिजीज़ को पढ़ने के लिए, कोई इसमें इंजेक्ट किया और देखा कैसे ये प्रोग्रेस कर रहा है इसके अंदर, ठीक है। तीसरा है कि बायोलॉजिकल प्रोडक्ट को बनाने के लिए। चौथा वैक्सीन सेफ्टी के लिए, ठीक है ना, केमिकल सेफ्टी टेस्टिंग के लिए, ठीक है। ये 5 है। अब इनमें से
जो तुम्हारा स्टडी ऑफ डिजीज़ है ना, स्टडी ऑफ डिजीज़ में इंपॉर्टेंट आता है कि ट्रांसजेनिक मॉडल्स एग्जिस्ट फॉर मेनी ह्यूमन डिजीजेस सच एज कैंसर, सिस्टिक फाइब्रोसिस, रिमोटेड आर्थराइटिस एंड अल्जाइमर। इंपॉर्टेंट याद रखना कि इन सारी डिजीजेस के लिए ट्रांसजेनिक मॉडल्स तैयार हैं, ठीक है। तो बायोलॉजिकल प्रोडक्ट में हम लोग देखेंगे कि ह्यूमन प्रोटीन्स के बारे में जो बनाए गए थे, तो पहला इसमें अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन, जो कि एम्फाइसीमा को ट्रीट करने के लिए बनाया गया था, ठीक है ना। ऐसे ही सिमिलर अटेम्प्ट पीकेयू और सिस्टिक फाइब्रोसिस के लिए भी किया गया। पीकेयू मतलब कि फिनाइलकीटोनुरिया, ठीक है। अब पहला ट्रांसजेनिक एनिमल कौन था? माइस वॉज दी फर्स्ट ट्रांसजेनिक एनिमल। बट फर्स्ट ट्रांसजेनिक काउ कौन थी? रोजी। कब बनाई गई थी? 1997। इंपॉर्टेंट। ट्रांसजेनिक काउ फर्स्ट कौन? रोजी। कब? 1997। इसमें क्या पाया जाता है? अल्फा लैक्ट एल्ब्यूमिन, ठीक है ना। अब ये इंपॉर्टेंट, इसमें क्या रिच होता है? इट इज़ रिच इन प्रोटीन रिच होता है, ह्यूमन प्रोटीन एनरिच्ड मिल्क होता है ये, जिसमें अगेन बहुत इंपॉर्टेंट आ रहा है 2.4 ग्राम पर लीटर प्रोटीन पाया जाता है इसमें। ह्यूमन प्रोटीन एनरिच्ड है 1997 में, रोजी कहते हैं इसको, और अल्फा लैक्ट एल्ब्यूमिन पाया जाता है। 2.4 ग्राम पर लीटर प्रोटीन प्रेजेंट होता है, इंपॉर्टेंट। अगला दिया हुआ है एथिकल इश्यूज़ के बारे में। एथिकल इश्यूज़ मतलब कि तुम्हारा जो ये हम लोग ये रिकॉम्बिनेंट टेक्निक्स हम लोग अपना रहे हैं वाया बहुत सारे प्लांट्स एनिमल्स को ओवर एक्सप्लॉइट करना है। ह्यूमन क्या है, ह्यूमन को हल्की सी छूट मिल जाए तो ओवर एक्सप्लॉइट करने लगता है। ये हम लोग इकोलॉजी में पढ़ेंगे भी, आगे तुम लोग पढ़ाई भी होगा। तो इसको प्रिवेंट करने के लिए हमारी गवर्नमेंट जो है ना, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इसने एक कमेटी बैठाई, GEAC को कहते हैं, जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी, ठीक है ना। इन सबको रोकने के लिए, कंट्रोल करने के लिए, ठीक है ना। अगले पेज पे दिया हुआ है कि 27 डॉक्यूमेंटेड वैरायटी ऑफ बासमती आर ग्रोन इन इंडिया। तो ये 27 डॉक्यूमेंटेड वैरायटी हमारे इंडिया में ग्रो करती है बासमती की, और 2 लाख से ऊपर वैरायटी है इसकी, क्या नाम है, राइस की, ठीक है। अब ये भी बताया गया कि जो हमारी ये बासमती का जो डॉक्यूमेंटेड वैराइटीज़ है ना, अमेरिकन कंपनी 1997 में ऐसा हुआ कि अमेरिकन कंपनीज़ ने, मल्टीनेशनल कंपनीज ने बोल दिया कि हमारे यहाँ बासमती को उगता है और हमने इसको प्रोड्यूस किया, हमारे यहाँ ये डॉक्यूमेंटेड वैराइटीज़ पहली मतलब कि हमारा ओरिजिन ही है यहाँ बासमती का, हमारे यहाँ से। तो ये सब चीज़ ऑफकोर्स गलत है, क्योंकि हमारे यहाँ ग्रो करता है, पहले हमारे यहाँ से हो रहा है। और टर्मरिक का भी ऐसे ही सेम कहानी बताया गया था। तो यही होती है बायोपायरेसी। मतलब अगर नॉलेज ना हो हमें, हम पेटेंट ना कराएं कोई चीज़ को, तो वो कोई भी कंट्री है वो अपना बोल के कि हमारे यहाँ ये हमारा ओरिजिन है, ये हमारे यहाँ ऐसा ग्रो करता है हमेशा से, शुरुआत से, उसको कहते हैं बायोपायरेसी। तो बायोपायरेसी की एक डेफिनेशन दी हुई है, उसको इंपॉर्टेंट है उसको, वो डेफिनेशन, बायोपायरेसी इज द टर्म यूज टू रिफर टू द यूज ऑफ बायो रिसोर्सेज बाय मल्टीनेशनल कंपनीज एंड अदर ऑर्गेनाइजेशन विदाउट प्रॉपर ऑथराइजेशन फ्रॉम द कंट्रीज एंड पीपल कंसर्न विदाउट कंपनसेटरी पेमेंट। मतलब कि हमारे यहाँ कोई चीज़ ग्रो कर रही थी, इंडिया का ओरिजिन था वो, लेकिन वो कंपनी ने बोल दिया कि वो कंपनी ग्रो कराने लगी वो चीज़ को, ठीक है, ग्रो कराने लगी और बोलने लगी कि ये हम पेटेंट करा लिया उसको कि हाँ ये चीज़ हमारे यहाँ ही ग्रो करती थी, शुरुआत से ओरिजिन ही हमारे यहाँ से हुआ है। तो डैट इज़ बायोपायरेसी। तो इस पे जब केस होते हैं ना, केस होने के बाद जब अगर वो जो जिसने क्लेम किया कि नहीं हमारे यहाँ ग्रो करता है, अगर वो जीत जाता है तो उसकी कंपनसेटरी पेमेंट भी मिलती है उसको, कि जो जितना भी लॉस आपने जितना फ़ायदा उठाया उससे प्लस कुछ और एक्स्ट्रा अमाउंट देना पड़ता है उसको, उस कंपनी को, उस कंट्री को, ठीक है ना। तो ये हो गया तुम्हारा बायोपायरेसी। अगला इंपॉर्टेंट है कि जो हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है ना, उसमें रिसेंटली इंडियन पार्लियामेंट ने हैज़ रिसेंटली क्लियर्ड सेकंड अमेंडमेंट ऑफ द इंडियन पेटेंट बिल। ये वेरी इंपॉर्टेंट कि सेकंड अमेंडमेंट अभी भी रिसेंटली क्लियर हुआ है पेटेंट बिल का, ठीक है। टेक्नोलॉजी पार्ट 2 एप्लीकेशन वाला पार्ट था, जिसमें कि तुमको मैंने सारे के सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बता दिए, और कुछ चीज़ें समझ में नहीं आया तो उसका भी अलग से बनाऊंगा मैं वीडियो, जैसे कुछ आरएनए इंटरफेरेंस को डिटेल में एक्सप्लेन नहीं किया, बस इंपॉर्टेंट लाइन बता दी मैंने। तो इन सबको करके भी जाओगे ना, दैट इज मोर देन इनफ। यहीं से पूछ रहा था हमेशा क्वेश्चन, ठीक है ना। ऑल द बेस्ट।